चैप्टर 1 एक नई दुनिया और महान सिस्टम। द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 1 एक नई दुनिया और महान सिस्टम। सूर्य की किरणें सीधा राहुल की आंखों पर पड़ती हैं, जिससे राहुल, जो अब तक सोया हुआ था, वो अपनी नींद से उठ जाता है। नींद से उठते ही उसे अपने चेहरे पर किसी चीज से गुदगुदी सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे ही अपने आसपास अपनी नजरों को घूमता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक बड़े घास के मैदान में लेटा हुआ है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और खुद से धीरे से बोलता है, क्या मैं उस कार एक्सीडेंट से मर नहीं गया था? तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? इस सवालों और विचारों से कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और अभी यहाँ इस घास के मैदान में क्या कर रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से भर जाता है। अभी उसके दिमाग में ये सारे सवाल घूम ही रहे होते हैं कि तभी वो सामने कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जो सोच रहा था उसके बारे में तुरंत भूल जाता है। पर फिर उसके एक्सप्रेशन शौक से हैरानी में बदल जाते हैं और वो अपनी आंखों के सामने एक लड़की को देखता है जिसने देवी देवताओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। या कह लो बहुत ही प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, और वो लड़की जहां उसका चेहरा था ठीक उसी के ऊपर अपने प्राचीन काल के कपड़ों को नीचे करके बैठने लगती है। और उस लड़की की ऐसी हरकत को देखकर राहुल अपने मन में चिल्लाता है, हे भगवान, कहीं ये लड़की वो करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हो नहीं नहीं, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की ऐसे भी कहीं भी सुसु थोड़े ही कर सकती है, और ऐसा सीधा और संस्कारी मेरे जैसा लड़का कैसे इतनी सुंदर लड़की को खुद को शांत करते हुए देख सकता है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने कुछ देखकर उसकी आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो जाती हैं और उसकी नज़रें तुरंत उस सुंदर दिखने वाली लड़की के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही वो लड़की अपनी बाहरी स्कर्ट को पूरी तरीके से ऊपर करके अपने आंतरिक वस्त्र को धीरे धीरे नीचे करने लगती है, और जैसे जैसे वो लड़की अपने उन आंतरिक वस्त्रों नीचे कर रही थी वैसे वैसे ही राहुल को उसकी गोरी त्वचा दिखने लगती है। और जैसे जैसे ये सिचुएशन वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी वैसे वैसे राहुल का शांत रहना मुश्किल होता जा रहा था, और जैसे ही राहुल उस लड़की के सुंदर चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की उसके सर के ऊपर मूत कर ही रहेगी, जिसका एहसास होते ही राहुल जल्दी से अपने सर को उन लंबी घासों में से बाहर निकालता है और जितनी शक्ति उसके गले में थी उससे वो जोर से चिल्लाता है, मिस, आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप कैसे कहीं भी आपका जहाँ दिल किया आप वहाँ मूत सकती हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस तरह चिल्लाने से जैसे समय ठहर सा गया हो और धीरे धीरे माहौल में टेंशन बढ़ती जा रही थी, और वो बेचारी लड़की तो जिस हालत में आधी बैठी थी उसी हालत में जम सी जाती है, और फिर जैसे उसे एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है वैसे ही वो जोर से आय करके चिल्लाती है, और चिल्लाने के तुरंत बाद उसने जो अपनी बाहरी स्कर्ट को ऊपर उठाया हुआ था वो उसको वैसे ही तुरंत छोड़ देती है, और फिर तुरंत ही चिल्लाने के साथ ही उस लड़की की पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालती है और फिर वो उस तलवार को हवा में सीधा लेटाकर छोड़ देती है। उस तलवार की जमीन पर गिरने से पहले ही वो लड़की जल्दी से उस तलवार पर छलांग लगाकर अपने पैरों को उस पर रखती है, और रखते ही वो जितना तेज हो सके उतनी तेजी से वो उस तलवार के ऊपर सवार होकर ऊपर आसमान में उड़कर दूर कहीं निकल जाती है। इस चीज को अपनी आंखों के सामने होता देख राहुल शॉकड एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, माय गॉड, ये क्या बकवास है? हकीकत में उड़ने वाली तलवार? तो इसका मतलब क्या वो लड़की असल में कोई देवी परी थी, जैसा मैंने पॉकेट नॉवल की कहानियों में पढ़ा था? ये एहसास होते ही राहुल स्तब्ध रह जाता है, और ठीक इसी वक्त बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसके दिमाग में इस दुनिया की यादें एंटर करने लगती हैं, जिससे उसका सर पूरा भर जाता है और उसे बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। ये सारी यादें उसे बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रही थी कि वो खुद इन पलों को जिया हो, और कुछ समय बाद जब वो इन यादों को अच्छी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे अपनी सिचुएशन का एहसास होता है और वो चिल्लाता है, ये क्या बेहूदगी है? मैंने दुनिया पार कर ली क्या? आई ओ नो, लगता है मैंने सच में दुनिया पार कर ली। और इस सिचुएशन को खुद से बहुत मुश्किल से स्वीकार करने के बाद राहुल जल्दी से अपने दिमाग में उन सभी यादों को देखने लगता है जो उसे अभी अभी मिली थी, और तब कहीं जाकर उसे अपनी इस सिचुएशन की सही समझ आती है, और वो हैरानी से बोलता बोलता है, ये एक कल्टीवेशन वाली दुनिया है। तारांकन मतलब जिस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो यहाँ के लोग अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट से ग्रहण करके अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं और अपने शरीर को आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, और फिर इस ऊर्जा को अपने शरीर द्वारा नियंत्रित कंट्रोल करके भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं।
जैसे उस लड़की ने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल उस तलवार पर सवार होकर उड़ने में किया था और इस ऊर्जा से बार बार अपने आप को ट्रेन करके यहाँ के लोग अमरता की ओर बढ़ते हैं और अलग अलग शक्तियों और ताकत को प्राप्त करते हैं। और ये शरीर जिसका अब वो मालिक है वो एक प्रिंस कॉन्सर्ट का शरीर है। तारांकन प्रिंस कॉन्सर्ट मतलब वो जिसकी शादी किसी देश के राजा की बेटी मतलब देश की राजकुमारी से हुई होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंस कॉन्सर्ट उस आदमी का टाइटल है जिसकी शादी प्रिंसेस यानी राजकुमारी से हुई होती है। राइटर, और अब से मैं इसकी प्रिंस कॉन्सर्ट की जगह सीधा राजकुमार टाइटल का ही प्रयोग करूंगा, तारांकन। पर इसके बावजूद भी ये राजकुमार काफी बदकिस्मत था। राजकुमार बनने से पहले ये लड़का एक गरीब अनाथ था, पर इसके बावजूद भी ये लड़का इस दुनिया में पाई जाने वाली करोड़ों में से एक महान आध्यात्मिक जड़ का मालिक था। और जब ये काफी छोटा था तो इस पर इस देश के राजा की नज़र पड़ जाती है, जो इसके इस जन्मधारी आध्यात्मिक जड़ को पहचान लेता है और इसके सुनहरे भविष्य को देखते हुए वो राजा इसे प्रिंस कॉन्सर्ट की उपाधि देता है और अपनी बेटी की शादी इससे तय कर देता है। इसके बाद वो राजा इस लड़के को काफी सारे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर खजाने देता है ताकि इससे इस लड़के का कल्टीवेशन में विकास जल्द से जल्द हो पाए। और होता भी यही है। 6 साल के कम समय में ही ये लड़का अपने शरीर के केंद्र में, जहां पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी होती है, जिसे ऊर्जा केंद्र टेंशन कहा जाता है, वहां पर एक सुनहरे रंग के कोर का निर्माण करके ये राजकुमार गोल्डन कोर स्टेज पर चला जाता है। तारांकन, पहले तो कोर होता क्या है? कोर असल में वो चीज होता है जिसमें एक कल्टीवेटर अपनी सबसे शुद्ध और सबसे गहरी ऊर्जा को अपने अंदर संभाल के रखता है और इसे हर कल्टीवेटर को अपने शरीर में बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी शुद्ध ऊर्जा को एक कल्टीवेटर अपने ऊर्जा केंद्र में ऐसे ही नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये ऊर्जा जितनी ज़्यादा शुद्ध होगी उतनी ही ज़्यादा वो खतरनाक होगी, जो कल्टीवेटर के शरीर को तुरंत नष्ट कर सकती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कोर एक तरह के सख्त कवच की तरह होता है जो शुद्ध ऊर्जा को शरीर में लीक होने से रोकता है। और अब दूसरा गोल्डन कोर स्टेज क्या है? इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जैसे जैसे एक इंसान इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में शुद्ध करता जाता है और इससे अपने शरीर और आत्मा को ढालता रहता है, वैसे वैसे वो इंसान इस पूरी यात्रा में अलग अलग चरण से होकर गुजरता है, जिसे हम कल्टीवेशन स्टेज बोलते हैं। और ये गोल्डन कोर स्टेज भी उन्हीं में से एक चरण का नाम है, जिसमें एक कल्टीवेटर का कोर पूरी तरह से बनकर सुनहरे रंग का हो जाता है, तारांकन। और ठीक उस लड़के के गोल्डन कोर स्टेज पर जाते ही इस देश का राजा अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा देता है। और शादी के पूरे होते ही ये लड़का यानी राजा का जमाई, जिसे हम अब से राजकुमार कहकर बुलाएंगे, और वो लड़की मतलब राजकुमारी अपने कक्ष में फिर लगातार पूरे 7 दिन और रात एक ही बिस्तर पर बिताते हैं, जिसका नतीजा ये निकल कर आता है कि वो राजकुमारी इस राजकुमार मतलब इस लड़के के गोल्डन कोर को नष्ट करके उसमें मौजूद सारी ऊर्जा को इससे छीनकर खुद ग्रहण करके इसको कमजोर हालत में छोड़ देती है। और यहाँ तक कि इसकी स्पेशल करोड़ों में एक आध्यात्मिक जड़ को भी नहीं छोड़ती और उसका सब कुछ खुद ग्रहण कर लेती है। और ठीक इस तरह इस नए दूल्हे को वो राजकुमारी बिना आध्यात्मिक जड़ और बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के अपंग करके छोड़ देती है। और अपंग होने के कारण पूरे राजघराने महल में उसकी कोई भी अहमियत नहीं बचती, जिसके कारण उसे बिना आम जनता की नज़र में आए चुपके से राजमहल से बाहर ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसे मारकर उसके शरीर को वहीं फेंक दिया जाता है। और फिर इसी शरीर के साथ साथ राजकुमार के साथ क्या हुआ है, इसके सारे सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए महल से गायब हो जाते हैं। छी, कितनी शर्म की बात है। इतना कहने के बाद राहुल अपनी पुरानी दुनिया की यादों को इस दुनिया की यादों से अलग करता है और पूरे अफसोस के साथ खुद से बोलता है, क्या यार, मैंने उस दुनिया को टाइम से पहले पार क्यों नहीं किया, जिस वक्त इस शरीर का मालिक उस खूबसूरत राजकुमारी के साथ बिस्तर पर वो पागलपंती वाली एक्सरसाइज को कर रहा था। राइट, ही, आप लोग समझदार हो। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। उस राजकुमारी के खूबसूरत फिगर और उस खूबसूरत पल को याद करके राहुल की सांसें तेज और ऊपर नीचे होने लगती है और वो बार बार इस दुनिया में पहले ना आने की वजह से अफसोस जताने लगता है। अभी वो इस सिचुएशन के ऐसे होने पर अफसोस जता ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक क्यूट आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी कहीं के मुझे छुप के देखने की, जब मैं अपने आप को शांत कर रही थी। इस गुनाह के लिए आज मैं तुम्हारी जान तुमसे ले लूंगी। और इस क्यूट आवाज को सुनकर जैसे ही राहुल सामने की ओर देखता है तो उसे वही पहले वाली खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। और इसके साथ साथ राहुल को उस लड़की की आंखों में ना डगमगाने वाली मारने की इच्छा नजर आती है। फिर वो देखता है कि उस लड़की की वही तलवार जिस पर वो कुछ देर पहले उड़ रही थी, वो अभी उस लड़की के साइड में हवा में तैर रही थी और उस तलवार का तीखा और नुकीला हिस्सा राहुल की तरफ था,
तानकी जैसे ही वो लड़की उस तलवार को आगे को भेजे तो वो सीधा राहुल को एक बारी में ही खत्म कर दे। इस चीज को देखकर राहुल सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से उस लड़की पर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? ये बिल्कुल एक गलत फहमी है मिस, वो आप ही थी। जब मैं इस घास के मैदान में सो रहा था तब आप ही अपने उन छोटे लाल नितंबों से मेरे सर की ओर निशाना लगा रही थी। और अगर फिर भी आप इसके लिए मुझे मारना चाहती हैं ताकि आप अपने इस गुस्से को शांत कर पाएं, तो प्लीज क्या आप सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर कर सकती हैं, क्योंकि आपको इस तरह देखने से मैं अपने पैरों में भागने के लिए शक्ति को नहीं जुटा पा रहा हूँ। और इतना बोलकर राहुल उधर से पीछे को घूमता है और तेजी से वहां से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात को सुनकर उस लड़की के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और उसके गाल और कान शर्म से बिल्कुल लाल हो जाते हैं और फिर वो लड़की तुरंत झुककर सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर करती है और गुस्से से चिल्लाती है, ठरकी कहीं के, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। और वो फिर अपनी तलवार पर खड़े होकर राहुल की तरफ अपनी उड़ान को भरती है और वो इतनी तेज होता है कि उससे हवा को चीरने की आवाज है, वूश। कोष्टक। और वहीं राहुल बिल्कुल पागलों की तरह पूरी तेजी से भाग रहा जैसे उसके पीछे पूरे बैलों का झुंड पड़ गया हो ताकि वो किसी तरह से अपनी जान को बचा सके। तभी भागते भागते राहुल के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप को भागते भागते तुरंत रोकता है और अपने कपड़ों में से तुरंत एक जान पहचान वाली छोटी सी टाइल का टुकड़ा निकालता है, राजशाही लोगों का पहचान चिन्ह, और उस लड़की को दिखाते हुए उसकी तरफ घूम जाता है और जितना तेज हो सकता था उतनी तेज चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, खतरनाक पागल औरत। मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूँ। अग्नि राज्य इस देश का नाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निंदा करने की? अपने कदमों को संभालो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की अगली 9 पुश्तों को भी खत्म करवा सकता हूँ। और ठीक इसी वक्त इतना बोलते ही राहुल के दिमाग में कई डिंग डिंग की नोटिफिकेशन जैसी आवाज आती है और एक आवाज सिस्टम से आती है, बधाई हो होस्ट राहुल शर्मा को सख्त एक्टिंग को बढ़ावा देने वाले और मुंह पर बेइज्जती का थप्पड़ मारने वाले सिस्टम को शुरू करने के लिए। ये सिस्टम आपको जीने, आपको बचाने, आपको सख्त एक्टिंग करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप इस दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू पाएं। इसमें ये सिस्टम आपकी भरपूर मदद करेगा। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक उस लड़की के सामने सख्त एक्टिंग करने पर। आपको इसके लिए एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। क्या आप हमारे स्टोर में जाकर इन पॉइंट्स को कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए खर्च करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम ने अभी अभी ये जांचा है कि अभी होस्ट राहुल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो इस हालत में वो इस मुसीबतों से भरी दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। इसलिए सिस्टम होस्ट राहुल को एक स्पेशल गिफ्ट बैग देता है जिसकी मदद से होस्ट के जीने के आसार बढ़ जाएंगे। क्या आप इस बैग को अभी खोलना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और जैसे ही ये सारी आवाज़ राहुल को अपने दिमाग में सुनाई देती है वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन खुल जाती है जिस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। होस्ट राहुल, कल्टीवेशन स्टेज, नॉर्मल इंसान जिसकी बाजुओं में एक मुर्गी से भी कम ताकत है। एक्सपीरियंस पॉइंट 0/100। सख्त एक्टिंग पॉइंट 1 पॉइंट। स्किल कोई भी नहीं। पेशा जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने पढ़कर राहुल जोर से हंसने लगता है, हाँ, और वो लगातार ऐसे ही हंसने लगता है और फिर वो अपने आप से बोलता है, क्या है ये सख्त एक्टिंग करवाने और बेइज्जती का थप्पड़ मरवाने वाला सिस्टम? सब कुछ नाम से ही तो पता चल रहा है। और ये मेरे लिए ही स्पेशली बनाया गया हो। ये सिस्टम अब मुझे सबके खिलाफ जाकर इस दुनिया के नियमों को तोड़ने में मदद करेगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हाँ। वहीं राहुल को ऐसे अपने सामने खड़े होकर यूं पागलों की तरह हंसते और कुछ बड़बड़ाते हुए सुन वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम ठरकी, तुम्हारी मौत जब तुम्हारे करीब इतनी तेजी से आ रही है तो तुम हंस कैसे सकते हो? अचानक से राहुल को अपनी खुशी के बीच किसी की तीखी मगर क्यूट आवाज सुनाई देती है जिससे वो अपनी पागलों वाली हंसी को हंसना बंद करके अपनी सोच से बाहर आता है। अब तक वो लड़की भी बिल्कुल राहुल के पास पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में उसी तलवार को पकड़कर राहुल की तरफ बड़े ही सावधानी से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए देख राहुल अपनी आंखों को छोटा करता है और एक सर्द हंसी हंसते हुए एक और बार फिर से बोलता है, मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूँ। मैं इस राज्य की राजकुमारी को कभी भी अपने एक आदेश पर कहीं पर भी बुला पाने के काबिल हूँ और वैसे तुम भी कुछ कम सुंदर नहीं दिखती हो। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इस राजकुमार की नज़रें तुम पर पड़ी हैं और सिर्फ इसी खूबसूरती के बलबूते पर तुम मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए ऐसे कैसे तलवार तान सकती हो और मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो?
तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने खड़े इस राजकुमार जैसा टैलेंटेड व्यक्ति सिर्फ 1000 सालों में एक बार पैदा होता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक तुच्छ नौकरानी से डर जाऊंगा? आओ, अब आओ ना, मुझसे लड़ाई करो ना। अब क्या हो गया? अगर तुम में हिम्मत है तो बढ़ाओ एक और कदम मेरी ओर। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर आपको इनाम के तौर पर एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस आवाज को अपने कानों में सुनकर राहुल एक और बार जोरों से पागलों की तरह हंसने लगता है और खुद से बोलता है, इसका मतलब इस सिस्टम का नाम जैसे है ये वैसे ही काम भी करता है। जब तक मैं सख्त बनने की एक्टिंग करूंगा तब तक मुझे ये सिस्टम सख्त एक्टिंग पॉइंट देगा और इन पॉइंट्स की मदद से मैं जल्दी से ताकतवर बन सकता हूं और सिस्टम से ज़्यादा इनाम ले सकता हूं। ओ सच हाँ, मैंने शायद अभी तक अपने गिफ्ट की रैपर को फाड़ा नहीं है। और इतना बोलकर वो आंखों में एक चमक के साथ अपने मन में जोर से चिल्लाता है, सिस्टम गिफ्ट को अभी खोलो। राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम राहुल की आंखों के सामने के दृश्य को तुरंत बदल देता है और उसके सामने एक तोहफे का बॉक्स आ जाता है और वो खुल जाता है। उसके खुलते ही उसमें से रोशनी के कई प्रकाश बाहर निकलने लगते हैं और जब ये रोशनी धीरे धीरे गायब होती है तो राहुल को कई तरह के इनाम अपने सामने दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैरान हो जाता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये नोवेल? अपनी राय को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये नोवेल पसंद आई हो तो इस नोवेल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप तक पहुंचा पाऊँ। और आपको क्या लगता, क्या राहुल अपनी नॉर्मल दुनिया से अलग इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में सिस्टम की मदद से जिंदा रह पाएगा और उसको सिस्टम ने ऐसा भी क्या गिफ्ट दिया है जिसको देखकर राहुल के चेहरे पर इतनी खुशी आ गई है? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए इस नोवेल को लाइक करिए और इस नोवेल को अपनी लाइब्रेरी में सेव करिए, जिससे मैं इस नोवेल की ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद यहाँ तक पढ़ने के लिए। अगले चैप्टर्स जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और ये नोवेल बहुत ही ज़्यादा रोमांच और अच्छी कहानी से भरपूर होने वाली है। चैप्टर 2 दुश्मनों का खजाने का कमरा, द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 2 दुश्मनों का खजाने का कमरा। राहुल के सिस्टम को गिफ्ट बॉक्स ओपन करने की कमांड देते ही राहुल के आंखों के सामने का दृश्य बदल जाता है और उसे सामने स्क्रीन पर एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है जो तुरंत ही खुल जाता है। गिफ्ट बॉक्स के खुलते ही उसमें से रोशनी की कई किरणें बाहर को निकलने लगती हैं, जिससे कुछ देर के लिए राहुल को कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे गायब होती है वैसे ही उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है। बधाई हो होस्ट राहुल को एक शुरुआती एक्सपीरियंस पिल प्राप्त करने के लिए। इस पिल को इस्तेमाल करते ही ये पिल आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगी। बधाई हो होस्ट राहुल को 2 शुरुआती भागने के एमएलएम प्राप्त करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से होस्ट 5 किलोमीटर दूर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। बधाई हो होस्ट राहुल को सभी शुरुआती इनाम को प्राप्त करने पर। डिंग, सिस्टम ने अभी ये जांचा है कि होस्ट राहुल की आध्यात्मिक जड़ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से होस्ट अपनी कल्टीवेशन को शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम होस्ट की आध्यात्मिक जड़ों को रिपेयर करने में मदद करेगा। इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ही राहुल को अपनी शरीर में एक बिजली सी दौड़ती हुई महसूस होती है, जिससे उसके शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं और ठीक इसी के तुरंत बाद ही राहुल को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर यह फीलिंग जो अभी राहुल महसूस कर रहा था बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी। उसके शरीर की सारी नलियां तुरंत खुल जाती हैं और पर्यावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर जल्दी जल्दी सब तरफ से अपने में समाने लगती हैं। बूम, जल्दी ही राहुल अपने शरीर को महसूस करता है, जिसमें अब बहुत से बदलाव आ चुके थे और अब उसको अपना शरीर आसपास के पर्यावरण से काफी जुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगभग अब ऐसा लग रहा था कि वो आसपास की कुदरत को खुद अपने मुताबिक नियंत्रित कर सकता है। वैसे वो इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। आखिर इतने सालों में उस राजकुमारी के द्वारा अपनी आध्यात्मिक जड़ के छीने जाने से पहले वो इस फीलिंग को आग के साथ महसूस किया करता था, और आज उसके सिस्टम ने न सिर्फ उसकी आग वाली आध्यात्मिक जड़ को ठीक किया, बल्कि सिस्टम ने उसके साथ कुदरत में मौजूद बाकी सभी मेटल, धातु, आग, पानी, लकड़ी और भूमि तत्व की आध्यात्मिक जड़ों को भी उसके शरीर के साथ जोड़ दिया है। और अभी सिस्टम ने जितनी भी आध्यात्मिक जड़ों को उसके साथ जोड़ा है वो सभी बिल्कुल सबसे उच्चतम कोटि दर्जे की हैं, और इससे राहुल स्वर्ग को भी चुनौती देने के काबिल बन चुका था। इन सब अच्छे बदलावों के होने के बाद राहुल अपने आप को और नहीं रोक पाता है और जोर से अपने हाथों को फैलाते हुए चिल्लाता है, अब इस सिस्टम के मेरे हाथ में होने से ये पूरी दुनिया जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगी। इन सब चीज़ों के सामने उस बेकार घटिया अग्नि राज्य के राजा की क्या औकात।
तुम बस मेरा यानी राहुल का वेट करो ताकतवर होने का, और तब फिर मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने, और मजा तो तब आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे राजा के घमंड को अपने पैरों के नीचे रोन दूंगा। हाँ हाँ हाँ। वही राहुल की इन सब बातों को सुनकर वो सामने वाली लड़की बिल्कुल ही अपनी जगह पर शौक के मारे जम सी जाती है और फिर तुरंत राहुल से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी कहीं के। एक पल तो तुम राजकुमार होने का दावा कर रहे हो और दूसरे ही पल राजा का ऐसा अपमान कर रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है, क्या ये राजकुमार पागल हो गया है, इसकी हमारे राजा के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई। डिंग, बधाई हो राहुल, आपको सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। सिस्टम की इस आवाज को सुनते ही राहुल अपने होश में आता है और अपने मुंह को बनाते हुए मन में बोलता है, हट यार, मैं तो सख्त बनने की एक्टिंग करने के चक्कर में अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को तो भूल ही गया था। अब मुझे जल्दी से इससे बचने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ सच, वो एक्सपीरियंस पिल, वो किस काम आएगी। और इतना सोचते ही राहुल सिस्टम को अपने मन के अंदर कमांड देता है, सिस्टम जल्दी से एक्सपीरियंस पिल को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। वही राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम अपनी इन्वेंटरी मतलब स्टोरेज से उस पिल को निकालकर उसके एक्सपीरियंस को राहुल पर इस्तेमाल करता है, जिससे राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सफलतापूर्वक कल्टीवेशन शुरू करने पर। डिंग, अब होस्ट राहुल को शुरुआती एक्सपीरियंस पिल के 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने के लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 1 ची रिफाइनिंग स्टेज। ची रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेशन का पहला स्टेज है, जिस पर कोई नॉर्मल आध्यात्मिक जड़ वाला व्यक्ति पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करता है। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 2 ची रिफाइनिंग स्टेज। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 3 ची रिफाइनिंग स्टेज। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 10 ची रिफाइनिंग स्टेज। इतने कम समय के अंदर ही राहुल एक बिल्कुल साधारण इंसान से एक कल्टीवेटर बन चुका है। उसने सीधा ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 को प्राप्त कर लिया है और अब वो सिर्फ एक छोटा कदम ही दूर है अगले फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एक कल्टीवेटर अपने शरीर को ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 पर पहुंचाकर अपने शरीर में मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर को ताकतवर बनाना शुरू करते हैं। इस वक्त राहुल इस दुनिया में मौजूद सभी ची रिफाइनिंग लेवल 10 वाले कल्टीवेटर से अपने शरीर में मौजूद पांचों तत्व की आध्यात्मिक जड़ों के कारण 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि बाकियों के पास एक ही तत्व की आध्यात्मिक जड़ मौजूद होती है। जैसे इस राज्य को ही ले लीजिए, इसे अग्नि राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास आग वाली आध्यात्मिक जड़ मौजूद है। इस ताकत को महसूस करके राहुल बोलता है, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो कौन है। और ये बोलते ही उसका दिल उसकी छाती में एक्साइटमेंट के कारण जोरों से धड़कने लगता है। और वही राहुल की इन सब हरकतों को देखकर और उसे अपने सवाल का जवाब न देते देख वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और राहुल को बिना चेतावनी दिए उस पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। इस वक्त उसकी तलवार किसी सांप की तरह राहुल की तरफ बढ़ रही थी, जो अपने शिकार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं उस लड़की की इस हरकत को देखकर राहुल जल्दी से अपने बचाव में डर के मारे पीछे को छलांग लगा देता है और उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है, ओ पागल लड़की, मैंने तुम्हारे उस खूबसूरत दृश्य को गलती से देखकर इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी है, जो तुम मेरे ऊपर इस तलवार से हमला कर रही हो। कम से कम मुझे सावधान होने का मौका तो देती। तुम्हारे इस अचानक हुए हमले से अभी इस राजकुमार की जान जा सकती थी। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि वो लड़की अपनी तलवार से एक और बार हमला करती है, जिससे इस बार बचने का कोई भी मौका ना मिलने पर राहुल का शरीर अपने आप खतरे के आभास से ही अपने आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस लड़की की तलवार को एक बैंग की आवाज से दूर धकेल देता है। इस चीज को देखकर वो लड़की तुरंत थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है और अपने मुंह में हल्के से बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता कि ये नॉर्मल दिखने वाला लड़का जिसके पास से अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना सटीक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जिससे इसने मेरे तलवार के प्रहार को इतनी आसानी से विफल कर दिया। ऐसा तो सिर्फ लेवल 6 के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। वहीं अपने आप को इस घातक हमले से बचाने के बाद राहुल अपने सामने खड़ी लड़की को फिर से गुस्से से बोलता है,
तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर इतने घातक हमले किए जा रही हो। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे सुंदर होने की वजह से तुम पर हमला नहीं करूंगा, और वैसे भी जिस चीज को देखने के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो उस चीज को तो मैंने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था, पर अब मैं अच्छे से टाइम लगाकर देखूंगा। इतना गुस्से से बोलते ही राहुल अपनी भूमि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए तेजी से उस लड़की की तरफ भागना शुरू कर देता है और इससे उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। फिर राहुल उसी तेजी के साथ उस लड़की को अपनी पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा से चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे उस लड़की को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता और वो वहीं उसी पानी के जाल में कैद हो जाती है। अपने आप को इस सिचुएशन में महसूस करके वो लड़की जल्दी से अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो जल्द ही पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है और राहुल की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाती है, ठरकी कहीं के, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे इससे अभी बाहर निकालो। वहीं उस लड़की की इस गुस्से से बोली हुई बात को सुनकर राहुल शैतानी तरीके से हंसने लगता है और उससे अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को परेशान करने का सोचता है, और वो उस लड़की को थोड़ा परेशान करने के लिए उससे से मजाक करते हुए बोलता है, ही अब जब तुमने मुझे ठरकी बोल ही दिया है तो मैं क्यों ना वैसा ही बनकर दिखाता हूँ। और इतना बोलते ही राहुल उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसकी स्कर्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। राहुल की इस हरकत को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है, आय तुम ठरकी कहीं के, तुम जो कर रहे हो उसको अभी रोको। और इतना चिल्लाकर वो अपने लाल चेहरे के साथ अपने मन में बोलती है, आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे जलील नहीं किया था, वो भी मेरे ही सेक्ट के पहाड़ के नीचे। सेक्ट एक तरह का स्कूल होता है जहाँ एक बच्चा कल्टीवेशन को सही तरीके से करना सीखता है और इसमें एक सेक्ट बच्चों की हर तरह से सहायता करता है, जैसे उसको अलग अलग टेक्निक्स और आध्यात्मिक ऊर्जा वाले खजाने प्रदान करना आदि। कोष्टक। उस लड़की के इस चिल्लाने को सुनकर राहुल उस लड़की को और भी छेड़ते हुए बोलता है, अब तुम चिल्ला सकती हो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ कोई भी अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि उसे आसमान में अपनी तरफ आते हुए 3 लोग नजर आते हैं और वो जल्द ही उसके सामने धरती पर किसी टूटते तारे की तरह लैंड करते हैं और उनके जमीन पर कदम रखते ही राहुल को अपने कानों में 2 तीखी आवाजें सुनाई देती हैं। ओ बेशर्म, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? इसको अभी तुरंत रोको। और इन बातों को अपने सामने खड़े लड़के को बोलते ही वो लोग राहुल के ऊपर अपने कल्टीवेशन स्टेज का जोरदार प्रेशर डालते हैं, जिससे राहुल का चेहरा तुरंत पीला हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और जैसे ही वो अपने सर को मुश्किल से उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने 3 बूढ़े लोग दिखते हैं, जिनके बाल तो पूरे सफ़ेद थे पर उनके लुक्स बिल्कुल नौजवानों जैसे थे। उन्हीं तीनों में से एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक स्माइल थी और वो उसी स्माइल के साथ राहुल को खतरनाक तरीके से घूरती है, जिससे राहुल को लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब उसी औरत के हाथ में है। वो अगर चाहे वो मुझे अपनी सिर्फ उंगलियों से ही उसे मच्छर की तरह मसल सकती है। इस फीलिंग को महसूस करके राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, ये बूढ़े लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, इनके यहाँ सिर्फ खड़े रहने से ही मैं कुछ भी करने के लायक नहीं बचा हूँ। वहीं राहुल की इस हालत को देखकर और उसे कुछ बड़बड़ाते सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, हमारे सेलेस्टियल सेक्ट के पहाड़ के नीचे तुम्हारी ऐसा शर्मनाक काम करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम जैसे घटिया इंसान का इंसाफ करूंगी। और इतना बोलते ही वो बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक आध्यात्मिक ऊर्जा से एक आग के सांप को तैयार करके राहुल की तरफ छोड़ देती है, और जैसे जैसे वो सांप राहुल की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ही राहुल को उसकी बढ़ती हुई तपन महसूस होने लगती है। उस सांप को अपनी तरफ ऐसे बढ़ता देख और उसके प्रेशर से राहुल अपने दांतों को भींच लेता है और अपने हाथों में भूमि तत्व को इकट्ठा करते हुए बोलता है, तुम बुढ़िया कहीं की, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। तुम ऐसे कैसे मुझे बिना चेतावनी दिए अचानक से हमला कर सकती हो? अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि वो सांप तुरंत ही राहुल के पास पहुंचकर अपने मुंह को राहुल को अपने अंदर निगलने के लिए खोल देता है, पर इससे पहले कि वो सांप राहुल को निगल पाता, उससे पहले ही राहुल के हाथ में भूमि के आध्यात्मिक तत्व का कवच तैयार हो चुका था, जिसकी मदद से राहुल सीधा उस सांप के मुंह के बीचों बीच भूमि तत्व से युक्त एक जोरदार मुक्का मारता है। और जैसे ही वो मुक्का उस सांप से टकराता है वैसे ही वो सांप 2 भागों में बंटकर खत्म हो जाता है, पर उसकी गर्मी और उस हमले के प्रभाव से राहुल बहुत से कदम पीछे को चला जाता है। उस हमले से अपने आप को बचाने के बाद राहुल एक गहरी सांस लेता है और उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ये मैंने किन खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है, ये सभी तो बस मुझे मारने के ही पीछे पड़े हुए हैं,
और इतना मन में सोचते ही वो ना चाहते हुए भी अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो भागना शुरू करता है वैसे ही वो अपने शरीर और पर्यावरण में मौजूद भूमि तत्व का इस्तेमाल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए करता है। अभी वो तेज भाग ही रहा था कि उसे अपनी पीठ के पीछे एक तपन सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे हल्का सा पीछे घूमकर देखता है तो उससे नजर आता है कि उस औरत ने फिर से उसके ऊपर उसी आग वाले सांप से हमला कर दिया है, जो उसकी पीठ के पास पहुंचकर बस उसको निगलने ही वाला है। और इस चीज से बचने का समय न होने कारण राहुल अपनी पीठ पर जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी भूमि तत्व की परत को चढ़ाकर अपनी पीठ पर एक कवच सा तैयार कर लेता है, और कवच के ठीक तैयार होते ही वो सांप राहुल की पीठ से जाकर टकरा जाता है। उस सांप के उसकी पीठ से टकराते ही राहुल को बहुत ही ज्यादा जोर का धक्का आगे की ओर लगता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाता है और दोबारा तेजी से अपनी जान के लिए भागना शुरू कर देता है। पर इस वक्त उसे अपनी पीठ पर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि उस सांप के हमले के प्रभाव से तो उसके कवच ने उसकी रक्षा कर ली थी, पर आग की तपन ने उसकी पीठ को फिर भी काफी जलाया था, और इस चीज को महसूस करके उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं उस लड़के को दोनों सांपों के हमले से जिंदा बचते देख तीनों बूढ़े लोग काफी हैरान और शॉकड रह जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे संभव है? एक लेवल 10 ची रिफाइनिंग स्टेज वाले इंसान के लिए इतने खतरनाक हमले से जिंदा बचना ये असंभव है। तभी ये बोलते ही उस बुढ़िया को जैसे कुछ एहसास होता है, जिससे वो अपनी नाक को सिकुड़ते हुए बोलती है, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि उस लड़के ने मेरे प्रहार से बचने के लिए भूमि तत्व का प्रयोग किया है, और यही कारण है कि वो जिंदा बच पाया है, वरना उसके जैसे के लिए इस प्रहार से बचना असंभव था। और मुझे तो लगता है कि वो भूमि प्रदेश का एक जासूस है, जो हमारे अग्नि राज्य में जासूसी करने आया था। अभी उस औरत ने इतना बोला ही था कि वो लड़की जिसे राहुल ने पानी तत्व का प्रयोग करके पकड़ा था वो तुरंत बोलती है, आश्चर्य, रुकिए जरा, वो लड़का अभी इस राज्य का राजकुमार जमाइक होने का दावा कर रहा था, और इस तथ्य को साबित करने के लिए उसके पास राज चिन्ह भी है। और वो लड़की ये बात जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी के साथ बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आचार्य ने इस राजकुमार को मार दिया तो राजमहल के लोग इस चीज का फायदा उठाकर उनके सेलेस्टियल सेक्ट पर हमला कर देंगे। अपने स्टूडेंट की इस बात को सुनकर पहले तो उस औरत के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं, पर जल्द ही उस कंफ्यूजन की जगह प्यार और दुलार के भाव आ जाते हैं, और वो अपनी विद्यार्थी के सर पर प्यार से हाथ रखकर सहलाते हुए बोलती है, ये और राजकुमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश के राजकुमार के पास तो करोड़ों में पाई जाने वाली एक बहुत ही अनमोल आग वाली आध्यात्मिक जड़ है, जिसकी कुशलता के चलते हमारे राजकुमार ने 18 साल की कम उम्र में ही गोल्डन कोर स्टेज को प्राप्त कर लिया था, और उसके सामने इस घटिया लड़के की कोई भी औकात नहीं है, जो सिर्फ ची रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर ही है। रेखा, तुम इससे पहले कभी भी हमारे सेक्ट से बाहर नहीं गई हो, तुम्हें दुनियादारी का कोई भी अनुभव नहीं है। वो लड़का तुम्हें झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना गया है, इसलिए हमेशा याद रखना, तुम्हें ऐसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी जुबान उस लड़के जैसी पूरी झूठ से भरी हुई हो। अपनी आचार्य की इस बात और तर्क को सुनकर रेखा गुस्से से अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए बोलती है, अच्छा, तो वो झूठा था, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, छी। उद्धरण चिन्ह। वहीं अपनी विद्यार्थी को इतने गुस्से में देखकर वो औरत थोड़ी देर के कुछ सोचती है, और फिर कुछ ठानकर वो अपने हाथ को हवा में हिलाती है, और उसके हाथ में तुरंत ही एक रस्सी प्रकट हो जाती है, जिसका रंग पूरा सुनहरा था। अपनी आचार्य के हाथ में उस रस्सी को देखकर रेखा की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं, और रेखा के इन एक्सप्रेशंस को देखकर वो औरत चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोलती है, रेखा, जाओ इस आध्यात्मिक रस्सी अस्त्र का प्रयोग करके उस लड़के को पकड़ो। और इतना बोलते ही वो रस्सी अपने आप उड़कर रेखा के हाथों में चली जाती है। अपने हाथों में अपने आचार्य के इतने कीमती अस्त्र को देखकर रेखा हैरान हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है, उस लड़के को पकड़ने के लिए अगर इस रस्सी अस्त्र का प्रयोग मेरी जगह आचार्य करेगी तो वो उस लड़के को आसानी से पकड़ लेंगी, तो फिर ये उन्होंने मुझे क्यों दे दी उस लड़के को पकड़ने के लिए? पर फिर उसे इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है, और वो समझ के साथ मन में बोलती है, ओहो, तो ये बात है, अगर मेरी मास्टर इस चीज का प्रयोग करेगी तो इससे उनकी ही इंसल्ट होगी कि एक कमजोर कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए सेलेस्टियल सेक्ट के एक टीचर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। ये तो ताकतवर का कमजोर पर सेलेस्टियल सेक्ट वालों का अत्याचार है, और ये सब मेरी मास्टर के स्टेटस के लिए ठीक नहीं रहेगा। और इतना समझ आते ही रेखा राहुल की तरफ उस रस्सी को लेकर घूमती है, और उसकी तरफ अपनी तलवार पर बढ़ते हुए बोलती है, तुम ठरकी कहीं के, अभी अपने हाथों को ऊपर करके सरेंडर कर दो। और रेखा की इस बात को सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है, और वो भागते हुए ही खुद से बोलता है,
तुमने ठरकी तो मुझे मान ही लिया है और अब सरेंडर करने को बोल रही हो, और अगर मैंने सरेंडर कर भी दिया तो सिर्फ मौत ही मेरा इंतजार कर रही होगी। और ये एहसास होते ही वो अपनी आंखों को गोल घुमाता है और जोर से उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाता है, मैं अग्निदेश का राजकुमार हूँ। क्या तुम सच में मुझे उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम सच में मुझे बहुत कम आंक रही हो? अगर तुम में हिम्मत है आगे के परिणामों को झेलने की तो आओ कोशिश कर लो उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ने की। मैं यहीं पर हूँ। वही जब राहुल की बात रेखा और उसके पीछे खड़े तीनों लोग सुनते हैं तो उनके मुंह बन जाते हैं और वो लगभग राहुल को धुतकारते हुए अपने मन में बोलते हैं, टूटी हुई रस्सी, ही तुम अज्ञानी लड़के, तुम्हें क्या पता कि ये कितना ताकतवर आध्यात्मिक हथियार है जिसे हमारे सेट के लीडर ने खुद ही बनाया है, और तुम इसे टूटा हुआ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। इसका भुगतान तुम्हें जल्द ही करना पड़ेगा। डिंग। होस्ट राहुल सख्त बनने की एक्टिंग करने में विफल रहे, कोई भी सख्त एक्टिंग पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही ये बात राहुल अपने दिमाग के अंदर सुनता है तो वो तुरंत अफसोस के साथ बोलता है, क्या शिट, मैं सख्त एक्टिंग करने में विफल रहा। मुझे सही से एक्टिंग करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी वो अफसोस जता ही रहा था कि वो औरत तुरंत ही एक मौके को देखते हुए रेखा को तुरंत राहुल के आगे जाने को बोलती है, जिसको सुनकर रेखा तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ाकर राहुल के सामने आ जाती है और उसे भागने से रोक देती है। वहीं अपने भागने के सभी रास्तों को बंद होता देख राहुल अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्ब्लेम रेडी करने को कह देता है और उस औरत की तरफ देखकर ऊंची आवाज में थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है, ओ बुढ़िया, तुम ऐसे क्यों जूनियर्स के मामले में दखल अंदाजी कर रही हो? इस उम्र में जब तुम्हारा एक पैर पहले ही कब्र में है तो तुम्हें शांति से जाकर बिस्तर पर आराम करना चाहिए, न कि ऐसे जूनियर्स के मामले में टांग अड़ानी चाहिए। ओ सच कही, तुम्हें ये पहले से तो नहीं पता था कि तुम्हारी विद्यार्थी बाहर तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम उसके पीछे ही आई थी, उसे मार खाने से बचाने के लिए। हाँ, क्या तुम्हें अपनी स्टूडेंट पर भी विश्वास नहीं था? कैसे पढ़ाती हो? हाँ। वही जब ये बात रेखा सुनती है तो वो अपने हाथ की रस्सी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुरंत राहुल की दिशा में फेंकती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अध्यापिका के बारे में ऐसा बोलने की? इसकी सजा तो मैं दूंगी तुम्हें, जो बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। वही रेखा की इस बात को सुनकर और उस रस्सी को अपनी तरफ आता देख राहुल हंसते हुए आंखों में बिना डर के बोलता है, हाँ, मैं महान हूँ, मुझे यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं पकड़ सकता, तुम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर राहुल तुरंत सिस्टम को सिग्नल देता है, जिससे जैसे ही वो रस्सी राहुल को छूने वाली थी वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है और किसी के वहां पर ना होने के कारण वो रस्सी वहीं हवा में तैरने लगती है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो लोग हैरानी से एक एक करके बोलते हैं, वो किस तरह का खजाना था जिससे वो लड़का तुरंत ही यहाँ से गायब हो गया है? कहीं वो भूमि प्रदेश का वो खोया हुआ कीमती खजाना, भूमि टेलीपोर्ट एम्ब्लेम तो नहीं? जिसके जवाब में वो औरत तुरंत हवा में आगे की दिशा में उड़ते हुए बोलती है, जल्दी से सेक्ट के विद्यार्थियों और रक्षकों को भेजो उस लड़के की खोज में, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उस लड़के से वो कीमती खजाना किसी भी हालत में लेना होगा, हम उस लड़के के पास उस इतने कीमती खजाने को रहने नहीं दे सकते। और इतना बोलकर वो खुद उस लड़के को खोजने के लिए निकल जाती है और इस वक्त उसकी आंखों में लालच साफ साफ देखा जा सकता था। अल्पविराम। वहीं ठीक इस समय राहुल किसी जगह जमीन पर एक रोशनी के साथ सही सलामत लैंड करता है और अपने आप को एक सेफ जगह पर मौजूद पाता है, और तभी उसे दूर आसमान में वही लोग उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर राहुल हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम ढूंढते रहो मुझे, पर मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलूंगा। अभी वो दिल खोल के उनका मजाक उड़ाते हुए हंस ही रहा था कि उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए, इसके इनाम के तौर पर आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट मिलता है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने और फिर वहां से सेफली भाग जाने के लिए। इस चीज के इनाम के तौर पर आपको 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं। और जैसे ही राहुल ये सुनता है तो वो खुशी से बोलता है, हाँ, सख्त एक्टिंग करके और फिर वहां से भाग जाने में सच में बहुत मजा है। अभी वो हंस ही रहा था कि उसका ध्यान आसपास पड़ी कई तिजोरियों और बक्सों पर जाता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और आसपास देखने लगता है कि वो ये कहाँ पर आ गया है। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसका ध्यान एक दीवार पर ऊपर की ओर लगे बोर्ड पर जाता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेलेस्टियल सेक्ट खजाने का कमरा लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर राहुल के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे?
क्या रेखा और उसके टीचर्स राहुल को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और आपको क्या लगता है अपने दुश्मनों के खजाने के कमरे में पहुंचकर राहुल क्या करेगा और कैसे लेगा उनसे अपना बदला? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैप्टर 3 घातक अच्छाई, द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 3 घातक अच्छाई। उस दीवार पर लगे उस बोर्ड को पढ़कर राहुल बोलता है, ओ लानत है, मैं उन्हीं घटिया लोगों के सेक्ट के खजाने के कमरे में आ गया हूँ। ये कितनी शर्मनाक बात है। वैसे मैं चोरी जैसी घटिया हरकत कभी करता तो नहीं हूँ, पर अगर मैंने इन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया तो स्वर्ग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और इतना बोलकर वो पास ही के बॉक्स को ललचाई हुई नज़रों से देखने लगता है और उसकी तरफ छलांग लगा देता है। उस बक्से के पास पहुंचकर जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लाल रंग की तलवार नज़र आती है, जो दिखने में काफ़ी आकर्षक और अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। जिसको देखकर राहुल बिना अपनी आंखों में लालच को छुपाए हुए बोलता है, मुझे ये रख लेनी चाहिए। हाँ, मुझे ये पक्का अपने पास ही रख लेनी चाहिए। और इतना डिसाइड करते ही वो उस लाल तलवार को, जो कहीं से भी नॉर्मल तलवार नहीं लग रही थी, उसको अपने सिस्टम की स्टोरेज में रख लेता है। फिर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वो जल्दी से दूसरे खजाने के बक्से की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। और जैसे ही वो उस बक्से को खोल कर देखता है तो उसे उसमें कुछ पतली और छोटी बोतलें दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर ऊर्जा बढ़ाने वाली पिल गोलियां लिखा हुआ था। जिसको देखकर राहुल उसे भी जल्दी से अपनी सिस्टम की स्टोरेज में उसे रख लेता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मैं अब बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला हूँ। और ठीक इसी तरह राहुल तीसरा बक्सा, चौथा, पांचवा और ऐसे करते करते कमरे में मौजूद आधे बक्से और तिजोरियां खाली कर देता है। पर उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि वो इस तरह से पूरे सामान को अपने सिस्टम की स्टोरेज में नहीं रख सकता, क्योंकि उसके सिस्टम की स्पेस अभी लिमिटेड ही है, जो अभी लगभग भर ही चुकी है। और इस चीज़ के एहसास से जब वो आसपास के अभी भी भरे हुए आधे बक्सों को देखता है तो वो किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की तरह बोलता है, मैं ऐसे थोड़े ही इन खजानों को बर्बाद होने के लिए छोड़ सकता हूँ। मुझे इनको यहाँ से किसी भी हालत में लेकर जाना होगा, वरना स्वर्ग मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा। और वो फिर वहीं बैठकर इन चीज़ों को चोरी, मेरा मतलब बर्बाद होने से कैसे बचाए, ये सोचने लगता है। अभी वो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में बेहतरीन आइडिया आता है और वो खुशी से उछलते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पर मौजूद सभी खाने वाले खजाने, मतलब सभी पिल्स को अभी ही खा जाऊँ तो मेरे सिस्टम में बाकी सभी खजानों को रखने की पूरी जगह बन जाएगी और इससे कोई खजाना वेस्ट भी नहीं होगा। वहाँ मैं कितना अच्छा हूँ, जो अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट होते नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर इनको बनाने में इस सेक्ट ने कितनी मेहनत की होगी। और इतना बोलते ही राहुल अपने सिस्टम में से सभी पिल्स की बोतलों को बाहर निकाल देता है, जिससे सिस्टम में बाकी के बचे खजाने को रखने की जगह बन जाती है और वो उन बाकी बचे सभी खजानों को अपने सिस्टम में रख लेता है। अब उसके सामने उस खजाने के कमरे में सिर्फ अलग अलग तरह की गोलियों, पिल्स की बोतलें ही बची थी, जैसे शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां, रक्त को शुद्ध करने वाली गोलियां, नाड़ियों को खोलने वाली गोलियां आदि। तभी राहुल उनमें से एक बोतल को उठाता है जिस पर ऊर्जा को बढ़ाने वाली गोलियां लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर राहुल उसमें से एक गोली को निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे पता है कि मुझे इन सब गोलियों को ऐसे एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे मेरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी तरह की गोलियों को चखूंगा और जिससे मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे नहीं खाऊंगा। और इतना सोचकर वो अपने हाथ में पकड़ी पहली गोली को मुंह में डाल लेता है और उसे किसी टॉफी की तरह चूसने लगता है और फिर उसे चबाकर खा जाता है। अभी उस टॉफी, मेरा मतलब गोली को खाने के बाद राहुल के चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे इस गोली का तो मेरे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और इस गोली का तो कोई टेस्ट ही नहीं था, रुको मैं ज़रा दूसरी गोली ट्राई करता हूँ। और इतना बोलकर वो दूसरी बोतल की गोली को ट्राई करता है, पर इससे भी उसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण फिर वो तीसरी गोली ट्राई करता है और ऐसे ही फिर वो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गोलियों को ट्राई करते जाता है। और इसी तरह राहुल वहां पर पड़ी सभी बोतलों की गोलियों को ट्राई करते करते खाने लगता है और जैसे ही कुछ देर में वो आखिरी गोली को अपने मुंह में डालता है, वैसे ही तभी उस खजाने के कमरे का गेट खुलता है और उसमें से एक लड़का कमरे के अंदर आता है। और अंदर आते ही वो लड़का राहुल को देखकर, वही राहुल भी उस लड़के को वहां देखकर, इस वक्त दोनों ही, वो लड़का और राहुल, एक दूसरे को वहां देखकर कुछ भी नहीं बोलते और एक दूसरे को घूरने लगते हैं।
अभी वो लड़का राहुल को घूर ही रहा था कि ठीक इसी वक्त जो आखिरी गोली राहुल के मुंह में थी वो उसको भी गले से निगल लेता है और अपने मुंह से एक डकार छोड़ता है। राहुल के मुंह से इस आवाज को सुनकर उस लड़के का मुंह बन जाता है। फिर उसकी नज़र आसपास की खाली तिजोरियों और खाली बक्सों पर पड़ती है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालते हुए राहुल की तरफ तान देता है और उसी गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के इस खजाने के कमरे में घुसने की? उद्धरण चिन्ह। वहीं जब राहुल उस लड़के की बात को सुनता है और उसे अपने ऊपर तलवार तानते हुए देखता है तो राहुल सीधा सिस्टम को आखिरी बचे हुए टेलीपोर्ट टोकन को तैयार करने के लिए बोल देता है और उस लड़के की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, वाह क्या बात है, तुम्हें अगर मेरा नाम भी नहीं पता है तो तुम्हारी मुझ पर तलवार तानने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? जब कोई मेरे चेहरे के सामने गन को, मेरा मतलब तलवार को तानता है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। राहुल की बात को सुनकर वो लड़का जैसे था वैसे ही ठहर जाता है और कंफ्यूज होते हुए बोलता है, पर मैंने तो तुम्हारे चेहरे के सामने तलवार को ताना ही नहीं है। पर तभी उस लड़के को एहसास होता है कि उसने अभी क्या बकवास बात बोली है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और राहुल से बोलता है, तुम ये बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कमरे में आने की? यहाँ पर कदम रखकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। और आखिरी बात को बोलते ही वो लड़का अपनी तलवार को आध्यात्मिक ऊर्जा से तैयार करके राहुल की तरफ उस तलवार से हमला कर देता है, जिससे राहुल को उसकी तलवार से बिल्कुल जलती हुई तपन सी महसूस होने लगती है, जिसके एहसास से राहुल अपने दांतों को भींचते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़का सच में बिल्कुल भी दयालु नहीं है और इसकी ताकत तो उस लड़की से भी ज्यादा है। ये लड़का कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर तो होगा ही, और क्या इस दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स इतने ही गुस्से वाले होते हैं? जब देखो बात बात पर हमला करना शुरू कर देते हैं और हमला भी सीधा बिना चेतावनी दिए जान लेने के लिए करते हैं। और इतना बोलकर राहुल इस हमले से खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही तभी उसे कुछ सही नहीं लगता है और वो महसूस करता है कि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा जल्दी जल्दी बढ़ती ही जा रही है और उसके शरीर में उथल पुथल करने लग गई है, जिससे उसके शरीर में मौजूद सभी नाड़ियां धीरे धीरे बढ़ती ऊर्जा के साथ फूलने लगती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जोर से आई चिल्लाता है। और फिर उस दर्द को अनुभव करते हुए वो जोर से बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे मुझे ये भुगतना पड़ रहा? अभी उसने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि उसे तुरंत अभी कुछ देर पहले अपने द्वारा खाई गई उन सभी गोलियों का याद आ जाती है, जिसे याद करके वो अपने मन में बोलता है, अगर चीजें इस तरह से ही चलती रही तो मैं खत्म हो जाऊंगा। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब राहुल इन गोलियों को एक एक करके पहले खा रहा था तो उसको उस वक्त एक एक गोली को खाते वक्त उस गोली की ऊर्जा और लाभों को अपने शरीर के अंदर सोखने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करना था, जो उसने किया नहीं। पर अब जब उसने हमला करने के लिए ऊर्जा का संचार किया तो सभी गोलियों की ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होकर ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। वहीं जब वो लड़का राहुल को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो वो लड़का तुरंत सावधान हो जाता है और राहुल से चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम इस तरह चिल्लाकर कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इस चाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। उस लड़के की बात को सुनते ही राहुल चिल्लाते हुए अपने पेट को पकड़कर वहीं बैठ जाता है और जब वो लड़का राहुल को ऐसे इस दर्द भरी हालत में देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसकी नज़र राहुल के आसपास पड़ी खाली गोलियों की बोतलों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या इस लड़के ने इन सभी गोलियों को एक साथ खा लिया है? ओ माय गॉड, ये सभी गोलियां तो हमारे सेक्ट के सभी बाहरी विद्यार्थियों को हर महीने सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही दी जाती हैं और इस लड़के ने तो उन बच्चों के कई साल की गोलियां एक बारी में ही खा ली हैं। अब इस लड़के का बचना असंभव है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल इस घातक सिचुएशन से जिंदा बच पाएगा और क्या वो लड़का उसकी कोई सहायता करेगा? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैप्टर 4, एक मासूम खूबसूरत लड़की, द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 4, एक मासूम खूबसूरत लड़की। अभी राहुल उस दर्द के कारण अपने पेट को पकड़ के चिल्लाते हुए जमीन पर बैठा ही था कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है। डिंग।
सिस्टम ने अभी ये डिटेक्ट किया है कि होस्ट राहुल की बॉडी में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और लगातार बढ़ते ही जा रही है, जिससे होस्ट की बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए सिस्टम से सहायता लेना चाहेंगे? नोट: हर बार आपको ठीक करने की कीमत एक सख्त एक्टिंग पॉइंट। और जैसे ही इस आवाज को राहुल सुनता है तो वो बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधा ही सिस्टम को कमांड देता है, जल्दी से मुझे ठीक करना शुरू करो और मेरे शरीर से फालतू ऊर्जा को बाहर निकालो। उसकी कमांड को सुनते ही सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। डिंग! सफलतापूर्वक आपके शरीर को ठीक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक सख्त एक्टिंग पॉइंट काट लिया गया है। डिंग! अभी हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट के पास अभी सिस्टम का शुरुआती प्लान सुविधाएं ही है, जिसके कारण इससे पहले कि सिस्टम आपके शरीर को पूरे तरीके से ठीक कर पाए उससे पहले ही शरीर की हालत और बिगड़ती जा रही है। इसलिए आपको इस प्लान के जरिए ठीक करना असंभव है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे मध्यम वर्ग के प्लान को खरीदें, जिससे होस्ट तुरंत ही ठीक हो जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वही जैसे ही सिस्टम राहुल को ठीक करने का प्रोसेस शुरू करता है, वैसे ही राहुल को अपने दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अभी उसका दर्द पहले से काफी कम हो गया था, पर जैसे ही उसे सिस्टम की अगली बात सुनाई देती है, वैसे ही उसके चेहरे के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जिस पर उसे बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें दिख रही थीं, जिनके आगे उन चीजों के दाम लिखे हुए थे, जिससे राहुल को ये समझ आ जाता है कि ये सिस्टम की दुकान है, जहां से वो चीजें खरीद सकता है। और जैसे ही वो उन चीजों को देखता है तो उसे वहां पर कई तरह की चीजें दिखती हैं, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त शस्त्र, गोलियां, स्किल्स आदि, और इनमें से काफी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें राहुल पहली बार देख रहा था। और फिर जैसे ही उसकी नज़र सिस्टम द्वारा सुझाए मध्यम वर्ग के प्लान पर पड़ती है, तो सबसे पहले वो उसका प्राइस चेक करता है, जिसे देखते ही उसे खून की उल्टी करने का दिल कर रहा था और वो अपने दिमाग में चिल्लाते हुए बोलता है, मध्यम लेवल की सुविधाओं को खरीदने के लिए 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत है। ये क्या बकवास है? ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे सीधा सीधा लूट ही लो? मैं आज सुबह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ सख्त एक्टिंग करने में, पर फिर भी मैं इस मध्यम लेवल की सुविधाओं को भी नहीं खरीद सकता। वही जब सामने खड़ा वो लड़का जिग्नेश राहुल को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देखता है, तो उसकी आंखों की एक भौं शक से ऊपर को उठ जाती है, और जैसे ही वो राहुल से कुछ बोलने वाला था, वैसे ही वो राहुल के मुंह से एक और जोरदार चीख को सुनता है, आए। और उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर जिग्नेश को ये विश्वास हो जाता है कि राहुल सच में दर्द में है, न कि उससे बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है। और ऐसी चीख राहुल ने इसलिए मारी थी क्योंकि उसकी ठीक होने की स्पीड से शरीर के खराब होने की स्पीड ज़्यादा तेज हो गई थी, जिससे उसका दर्द दोबारा अचानक से बढ़ जाता है। वही राहुल की इस चीख को सुनकर वो लड़का अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को कस लेता है और एक अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए राहुल से बोलता है, अब जब तुम इतने दर्द में हो ही तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस दर्द से छुटकारा दे दूं। वही जब राहुल जिग्नेश की इस हरकत को देखता है और उसकी इस बात को सुनता है, तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने शरीर में बची हिम्मत को जुटाकर उस लड़के से अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, तुम मुझे नज़रअंदाज करो बड़े भाई। इस दुनिया में जो भी आया है उसको मरना तो है ही, और मैं अभी मर रहा हूँ, और जिस तरीके का चोरी जैसा घटिया काम मैंने किया है उससे मुझे पक्का नरक ही नसीब होगा। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। और उन शब्दों के राहुल के मुंह से निकलते ही राहुल अपनी जगह से बिना किसी सबूत को छोड़े गायब हो जाता है। वही उसके उन आखिरी शब्दों को बोलते ही राहुल अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे वो सच में बहुत बुरे तरीके से मर गया हो, जिसकी वजह से अब वहाँ उसका शरीर छोड़ो आत्मा तक नहीं बची थी, जैसे उसका सब कुछ इतनी बुरे तरीके से खत्म हो गया था। वही जब जिग्नेश अपने सामने इस चीज को होते हुए देखता है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो मुंह इतना ज्यादा खुल चुका था कि बस जमीन पर टच होना बाकी था। बेचारा इतना ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर कुछ समय के बाद वो इस घटना से किसी तरह अपने आप को संभालता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो दुखी मन से और अफसोस के साथ बोलता है, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं था, उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ। उसने कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं किया था कि भगवान को उसको ऐसी सजा देनी पड़ी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अभी जिग्नेश राहुल के द्वारा बोले गए उन आखिरी वक्त के शिक्षादायक शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वही राहुल ऑफ कोर्स हकीकत में तो मरा नहीं था। वो तो उसे डर लग रहा था कि उसके सामने वाला पागल लड़का जिग्नेश उसका भला करने के चक्कर में कहीं उसको मार ना दे। इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों को बोलते ही
वो अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्बलम का इस्तेमाल करने को बोल देता है, जिससे वो तुरंत ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहीं इस बार सिस्टम उसे उसकी नॉर्मल सख्त एक्टिंग को देखते हुए सिर्फ एक ही सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में देता है, और ये पॉइंट उस मध्यम लेवल की सुविधा की कीमत के सामने कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर राहुल का दर्द हर बीतते पल के साथ बढ़ते जा रहा था, और वो इस दर्द से राहत पाने के लिए वो बार बार अपने ऊपर वही एक सख्त एक्टिंग पॉइंट की हीलिंग चोटों से अपने आप को ठीक करना का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम होते जाता है, और इन सब से अभी तक उसके शरीर की ऊर्जा बिल्कुल छोटे अमाउंट में ही शरीर से बाहर निकली थी, जिसका कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। और ठीक इसी वक्त राहुल एक नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के पास टेलीपोर्ट करता है, जिससे उसकी पीठ पेड़ से लग जाती है, जिसके सहारे से राहुल किसी तरह जमीन पर बैठता है, और वहां ठीक से बैठते ही उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज, ची रिफाइनिंग स्टेज, लेवल 10, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/1000, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, स्किल्स शुरुआती लेवल, स्किल जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार, शरीर की स्थिति जान को खतरा। इसको सुधारने के लिए हमारी मध्यम लेवल की सुविधाएं, स्किल्स को अभी खरीदे मात्र 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स में। सिस्टम के इन आखिरी शब्दों को पढ़ के राहुल का मुंह बन जाता है, और वो बोलता है, तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जान खतरे में है, और ये तुम मुझे उन सर्स वाले लोगों की तरह क्यों लग रहे हो जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आए तुम घटिया सिस्टम, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना बंद करो और मेरी जान बचाओ अभी किसी भी तरह से। देखो, तुमने शुरू में बोला था कि तुम मेरी दुनिया के शिखर तक पहुंचने में मदद करोगे, इसलिए अब जब मेरी जान खतरे में है तो मदद करो मेरी। इतना बोलकर राहुल अपने पेट को कसकर पकड़ लेता है। वहीं राहुल की कमांड को सुनकर सिस्टम बोलता है, डिंग। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि अभी होस्ट राहुल एक्टिंग पॉइंट्स के मामले में बहुत ही गरीब है, जिसकी वजह से वो मध्यम लेवल की सुविधाओं को नहीं खरीद सकता है। इसलिए अब सिस्टम होस्ट की जान को बचाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ रहा है। अभी एक नया तरीका मिला। वहीं पहले तो सिस्टम के द्वारा उसको गरीब कहे जाने पर राहुल को ऐसा लगता है कि कोई उसके दिल पर तीर से प्रहार कर रहा है, पर फिर जैसे राहुल को एक नए तरीके वाली बात सुनाई देती है तो वो खुश हो जाता है। पर इससे पहले कि राहुल सिस्टम की पूरी बात को सुन पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं जब राहुल के बेहोश होने को सिस्टम डिटेक्ट करता है तो वो खुद ही अपनी दुकान में से एक चीज को खरीद लेता है और अपनी हीलिंग को इस्तेमाल करके राहुल को होश में लाने लगता है। उससे राहुल को होश आ जाता है, जिसे डिटेक्ट करते ही सिस्टम बोलता है, डिंग। होस्ट की जान को बचाने के लिए सिस्टम ने 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को खर्च करके नारियों का संहार मैनुअल को खरीदा है, और ये इकलौता रास्ता है होस्ट की जान को बचाने के लिए। क्या आप इस मैनुअल का इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम के इतना बोलते ही राहुल के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। नारियों का संहार मैनुअल। इस मैनुअल के इस्तेमाल से सिस्टम आपकी नाड़ियों को, जिससे आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते हैं, उनको बार बार तोड़ेगा और फिर सही करेगा, ताकि आपके शरीर की सभी फालतू ऊर्जा को आपके शरीर से निकाला जा सके, जिससे आपकी जान बच पाएगी। नोट: इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला है और इसके दौरान आप अपनी बेसिक हीलिंग का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी जान को बचाने का यही एक तरीका है तो फिर यही सही। सिस्टम, इस मैनुअल का इस्तेमाल करो, मैं तैयार हूँ। राहुल के ये कमांड देते ही सिस्टम धीरे धीरे राहुल की नाड़ियों को तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर तोड़ता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरे 2 दिन और रात तक चलता है। और इसके दौरान राहुल को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी ये भयानक चीख पूरे जंगल में सुनी जा सकती थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इस प्रोसेस के खत्म होते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। फिर कुछ समय बाद राहुल अपनी आंखों को खोलता है और उसे ऊपर एक लकड़ से बनी हुई छत दिखाई देती है, और फिर वो अपने आसपास देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी किसी लकड़ी के घर में एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। और ये पता लगते ही सबसे पहले वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, लगता है मैं जिंदा बच गया हूँ। और इतना बोलते ही उसे महसूस होता है कि उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ है, इसलिए वो दूर टेबल पर रखे पानी को पीने के लिए झटके से बैठ जाता है। पर उसके ऐसे सीधा बैठते ही उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है और वो जल्दी से दोबारा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और लेटते ही उसे ये अपने शरीर में से दवाइयों की बहुत तेज स्मेल आती है,
जिसकी वजह से वो जैसे ही अपने शरीर को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका पूरा शरीर किसी ने पट्टियों से लपेटा हुआ है, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। जिसको देखते ही वो गुस्से से बोलता है, ये कौन सा घटिया डॉक्टर है जिसने मेरे शरीर को इस तरीके से पट्टियों से लपेट दिया है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई हो। इस चोट को तो मेरा सिस्टम यूं एक सख्त एक्टिंग पॉइंट से सही कर सकता है, और तुम मुझे बताओ कि मैं इस तरह बिल्कुल मम्मी की तरह दिखते हुए सख्त एक्टिंग कैसे करूँगा। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अभी वो इस बात के लिए गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उस कमरे का गेट खुलता है और राहुल को एक बिल्कुल मधुर और प्यारी आवाज़ सुनाई देती है, ओह तुम उठ गए। जिसको सुनते ही राहुल थोड़ा ऊपर को उठते हुए इस आवाज़ की मालकिन को देखने की कोशिश करता है, और उसको देखते ही राहुल जैसे था वैसे ही जम जाता है। अभी जो लड़की गेट से अंदर आई राहुल के सामने खड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। त्वचा बिल्कुल स्मूथ और गोरी, बाल बिल्कुल काले और लंबे जो उसके कंधे पर बिल्कुल खूबसूरती और स्टाइल से गिरते हुए आगे से नीचे की तरफ जा रहे थे, और उसकी आंखें बड़ी और गोल थी जो अभी मासूमियत और भोलेपन से चमक रही थी। वहीं जब वो लड़की राहुल को जगा हुआ देखती है तो उसके लाल होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर राहुल का दिल उससे बगावत करने पर उतारू हो जाता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वो सेक्ट के लोग राहुल को अब यहाँ पर ढूंढ पाएंगे, और कौन है ये खूबसूरत लड़की, और अभी राहुल यहाँ कैसे पहुँचा है? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैप्टर 5, क्या मेरी खूबसूरत परी बनोगी? द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 5, क्या मेरी खूबसूरत परी बनोगी? कोष्टक। अब तक राहुल को होश में आए हुए देख उस खूबसूरत लड़की के होठों पर एक मन मोहने वाली मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे देखकर राहुल का दिल उससे बगावत करने पर उतारू हो जाता है। अब आगे राहुल को जगे हुए देखकर वो लड़की उसी स्माइल के साथ बोलती है, चलो अच्छा है तुम आखिरकार होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जब मैं कुछ सब्जियों को लेने के लिए पहाड़ के पीछे जा रही थी तो तुम मुझे वहां नदी के पास पेड़ की साइड में बेहोश पड़े हुए दिखे थे, और उस वक्त तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिसे देखते ही मैंने अपने इस गांव से एक पड़ोस में रहने वाले सुरेश भैया को तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाया था, और वही तुम्हें यहाँ इस गांव में उठाकर लेकर आए हैं। तुम पक्का इस एरिया में नए होगे, तभी तो तुम सावधानी न रख पाने की वजह से किसी जंगली जानवर के हमले में इतने ज्यादा घायल हो गए थे। पर चलो अच्छा है तुम अब ठीक हो। और इतना बोलते बोलते उस लड़की के गालों पर हल्के हल्के डिंपल भी पड़ने लगते हैं, जिसकी खूबसूरती को देखकर राहुल उसमें कहीं खो सा जाता है, और वो अपने मन में बोलता है, हे भगवान, तू कैसे इतनी सुंदर लड़की को बना सकता है? ये तो पहले वाली उस गुस्से से भरी कल्टीवेटर लड़की से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये बिल्कुल किसी फूल की तरह कोमल और किसी देवी की तरह सुंदर है, और अगर मैं इसको ऐसे ही देखता रहा तो मैं खुद को इसे गले लगाने से और इसकी रक्षा करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और वही जब राहुल के इन चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस को वो लड़की देखती है तो उसे लगता है कि राहुल अभी भी उन जंगली जानवरों से डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो राहुल को शांत करने के लिए तुरंत बोलती है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ये पैन गांव है, यहाँ पर जंगली जानवर कभी भी एंटर नहीं कर सकते हैं, और कभी कोई जंगली जानवर अगर आ भी गया तो वो कल्टीवेटर्स यहाँ आकर उनको मार के हमें बचा लेंगे। और इन सब चीज़ों को बताते हुए वो लड़की उनकी एक्टिंग भी कर रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर को बताते वक्त वो अपने हाथों और चेहरे से उस जानवर की एक्टिंग करके राहुल को डराने की कोशिश करती है, जो करते वक्त वो लड़की राहुल को बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लगती है। वहीं कुछ ही पल बाद राहुल को एहसास होता है कि वो इस लड़की की खूबसूरती में कुछ ज़्यादा ही खो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने सख्त एक्टिंग करने की जॉब को भूल रहा है, और इसका एहसास होते ही वो सख्त एक्टिंग करने लिए सीधे बैठ जाता है और उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, डर? वो भी मुझे? राहुल को कभी भी नहीं। मैं तो किसी भी जंगली जानवर से नहीं डरता हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तो मैं असल में एक शिकारी हूँ, जो 3 दिन पहले यही पास के पहाड़ से गुजर रहा था, और वहाँ पर मैंने जंगली जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा, जिसे देखते ही मुझे आसपास के गांवों की सुरक्षा का ख्याल आता है, जिसके कारण मैंने बिना अपनी जान की चिंता किए सीधे ही उन्हें खत्म करने के लिए उनके सामने कूद गया था। वैसे देखा जाए तो मरना तो सबको है ही, पर जो बात अलग होती है तो वो ये कि कौन आसानी से मरता है और कौन मुश्किल तरीके से मरता है। पर मैंने इन सब चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं की, और उन सभी जानवरों से मैं लगातार 3 दिन और 3 रातों के लिए उनसे लड़ता रहा। देखो, मेरे शरीर पर अभी भी उन खतरनाक भेड़ियों से लगी हुई चोट का निशान है। और इतना बोलते ही वो अपनी बाजुओं को दिखाने लगता है।
वही राहुल की बात को सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है, क्या भेड़िए? पर जहाँ एक मुझे पता है कि यहाँ इस पहाड़ पर कोई भेड़िया है ही नहीं। जिसे सुनते ही राहुल हैरानी से बोलता है, क्या इस पहाड़ पर भेड़िए नहीं है? तो पक्का दूसरे किसी पहाड़ से आए हुए होंगे। देखो मुझे उन्होंने कितनी बड़ी चोट दी है उन्होंने, और तुम्हें पता है 3 दिन बाद जब मैं उन जंगली जानवरों के हमलों से खुद को नहीं बचा सकता था, तो मैंने उसी वक्त बिना अपनी जान की परवाह किए उनमें से कई जंगली जानवरों को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। पर उन्हीं में से एक जंगली जानवर ने मुझे उस पहाड़ से नीचे गिरा दिया था, जिससे मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। पर देखो मेरी किस्मत कितनी बढ़िया निकली, मेरी जान को खुद इतनी खूबसूरत परी ने बचा ली है और अब वो मेरा ख्याल भी रख रही है ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो पाऊं। वहीं जब ये आखिरी वाली बात वो लड़की सुनती है तो उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो जाता है और वो बोलती है, मैं कोई खूबसूरत परी नहीं हूँ, मेरा नाम पल्लवी है। उसकी इस बात को सुनकर राहुल बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, पल्लवी तुम भले ही परी ना हो, पर क्या तुम सिर्फ मेरी खूबसूरत परी नहीं बन सकती हो? जिसको सुनते ही पल्लवी का चेहरा बिल्कुल टमाटर सा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर घूमकर वापस कमरे से बाहर भाग जाती है। पल्लवी को ऐसे वहां से शर्माते हुए ऐसे भागते देख राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में खुद की तारीफ करते हुए सीधे बेड पर लेट जाता है और मन मन मुस्कुराने लगता है। और ये सिर्फ उस लड़की की वजह से नहीं था बल्कि उसे अभी 2 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स भी प्राप्त हुए थे, जिसके मिलते ही वो सिस्टम की स्टेटस विंडो को खोलता है। होस्ट राहुल शर्मा। कल्टीवेशन स्टेज ची रिफाइनिंग स्टेज लेवल 10 छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/1000। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 7 पॉइंट्स। स्किल्स शुरुआती लेवल स्किल। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। इस बार राहुल अपने कल्टीवेशन के साथ उस छोटी बढ़ोतरी को भी देखता है, जिसे देखकर वो अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पहले तो नहीं था, कहीं ये बार बार मेरी नाड़ियों को तोड़ने और ठीक करने से तो नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। पर वो इस बात को जल्द ही इग्नोर कर देता है। सिस्टम को उसे पूरा ही ठीक करने की कमांड देता है, जिसे सुनते ही सिस्टम एक सख्त एक्टिंग पॉइंट को खर्च करके राहुल को पूरे तरीके से हील कर देता है और हील होते ही राहुल की बॉडी अपने आकार में वापस आ जाती है, जो अभी तक सूखकर कांटा हालत में थी, और इसके कारण उसके शरीर पर लगी पट्टियां भी फटकर अलग हो जाती हैं। और उसके हील होते ही उसे अपने शरीर में बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है और उसे इस वक्त काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है और उसे अपनी ताकत पहले चोट लगने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। अभी वो इन सब चीज़ों को फील कर ही रहा था कि पल्लवी दोबारा कमरे में वापस एक स्माइल के साथ आती है, पर अंदर राहुल को देखते ही वो डर जाती है और आई चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। और उसकी इस हरकत से राहुल पहले तो हैरान हो जाता है, पर जैसे ही वो अपने शरीर को देखता है तो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब ये मेरे कपड़े किस गधे ने मुझसे बिना पूछे उतारे थे? उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या किस्मत में है राहुल के लिए इस गांव में? और तब क्या होगा जब सेलेस्टियल सेट के लीडर को ये पता लगेगा कि उसके सेट के खजाने का कमरा पूरे तरीके से खाली हो चुका है? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना।